अरस्तु को पढ़ते हैं। अरस्तु को पहले देख लें जीवन परिचय, थोड़ा सा एक हल्का सा जीवन परिचय, लिखने को भी आएगा जीवन परिचय, तो देख लेते हैं इनका। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व में मैसिडोनिया के स्टेजीरा नामक नगर में हुआ था। नगर मतलब समझ रहे हैं, शहर, उस समय का वो शहर जो एथेंस के लगभग 200 मील उत्तर में है। अरस्तु के पिता मैसिडोनिया के राजा तथा सिकंदर के पितामह दादा, पितामह मतलब दादा, और एमंटस, सिकंदर के दादा एमंटस थे। उनके ये एक दोस्त भी थे और उनके मतलब एक जो स्वास्थ्य सलाहकार जिसको कहते हैं वो भी थे, मतलब उनके एक तरह से आज के डॉक्टर नियुक्त थे। तो अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, ये तो जानते हैं, प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो किसके थे? हाँ, प्लेटो और उनके थे, चलो बता देते हैं। बाद में सिकंदर के गुरु भी नियुक्त हुए। कौन? प्लेटो। अरस्तु नियुक्त हुए। उन्होंने लिसियस में एक विद्यालय खोला तथा 12 वर्ष तक उसे चलाया। उस समय उन्होंने विद्यालय खोला 384 ईस्वी पूर्व, आज से कितना सर 2500 साल पहले की बात है। अभी हम लोग किसमें 2023 तो चल रहे हैं, 2000 साल ये और 23 ये, कितना हो गया? मान के चलो 2025 साल और 300 और, यानी 2300 है ना, 2384 यानी हो गया 2400, पूरा 2400 हो गया है ना। तो 2400 साल यानी 2500 कह सकते हैं। 2500 साल पहले की बात है जब उन्होंने स्कूल भी खोला था। अरस्तु के जीवन की अवसान बेला मतलब लास्ट टाइम अत्यंत दुखपूर्ण एवं कष्टमयी रही और 322 ईस्वी पूर्व में अरस्तु ने संसार त्याग दिया। इनकी रचनाएं राजनीति पर आधारित है, द पॉलिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूशन, और साहित्य पर है एडमस और सोल, प्रोटिपिकस, पोएटिक्स तथा ल्योटरिक आदि। ये उस समय की जो रचनाएं हुआ करती वो अंग्रेजी में नहीं हुआ करती थी। वो जो भाषा उनकी है उसको हम बोलते हैं यूनानी भाषा, और ऐसे मतलब उनकी लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश से चेंज थी, अलग थी, तो उस भाषा में लिखा। और तर्कशास्त्र और दर्शन, सबसे बड़ा इनका विषय क्या रहा है? दर्शन, जिसको हम तर्कशास्त्र बोलते हैं। फिजिक्स डी एनिमा, द प्रायर मेटाफिजिक्स, कैटेगरीज, इंटरप्रिटेशंस, द पोस्टीरियर एनालिटिक्स एंड द टॉपिक्स आदि। इनके ये कौन से थे? ये ऐसे विषय थे तर्कशास्त्र, जिसको बोलते हैं दर्शन बोलते हैं। दर्शन का मतलब होता है कि हम कोई भी बात जब मानते हैं तो उसको एक तर्क के आधार पर मानते हैं। ऐसे नहीं मानते कि अगर हम इनको बड़े भाई माने तो क्यों माने। दर्शन शास्त्र ये तर्क करता है, क्यों माने, है ना। आप तो कहोगे हाँ हमारे भैया हैं, मान लिए, लेकिन जब दर्शन पढ़ोगे तो वो तर्क निकालेगा कि क्यों माने। हम धरती को धरती क्यों माने, सूरज को सूरज क्यों माने, ये दर्शन शास्त्र का विषय। तो ये जो है सबसे मेन विषय उनका यही रहा, दर्शन रहा, तर्कशास्त्र। और इनके प्रमुख आर्थिक विचार क्या है? देखो, अर्थशास्त्र की भाषा एवं क्षेत्र। अर्थशास्त्र की भाषा, अर्थशास्त्र की भाषा में मतलब अर्थशास्त्र के जो परिभाषा है, अर्थशास्त्र में क्या क्या शामिल किया जाए वो उसको इन्होंने कहा। तो उसमें इन्होंने क्या कहा कि एक तो जिसके अंतर्गत धन का उपभोग एवं आवश्यकता की पूर्ति आती है, धन का उपभोग और आवश्यकता की पूर्ति आती है। और फिर धन, और जो आज हम लोग यही पढ़ते हैं ना, अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान। तो इसमें इसके अंतर्गत धन का उत्पादन तथा विनिमय आदि। विनिमय का मतलब होता है मार्केट, लेन देन। तो इनका जो क्षेत्र था वो यही था, मतलब धन कुल मिला के मतलब उनका धन था। अब उसको उन्होंने विस्तार रूप में लिखा है
तो हम यही बात हमेशा ध्यान कहते हैं ना कि उस बात को ध्यान में रखना जो उस बात उसमें कही गई। जैसे हम अगर कहानी पढ़ते हैं तो कहानी में हम ध्यान दिए रहते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, उसी को ध्यान में रख करके पूरी कहानी कितने की 10 पेज की पूरा एक नॉवेल होता है पढ़ लेते हैं। तो वैसे ही भी है, इसमें भी आपको एक अपना सेंट्रल आइडिया रखना है कि कौन सा मेन पार्ट है, इसमें क्या कहना चाहता है, उस बात को ध्यान में रख करके पढ़ो। तो ये जो है मेन बात इसकी क्या थी, धन था। मेन उद्देश्य धन के बारे में बताना था और बाकी बातें जो हैं वो उसको विस्तार से कही गई हैं। तो दूसरे विषय में उन्होंने लिखा है परिवार का दूसरा पक्ष भी है जिसे धन अर्जन की कला कहा जाता है। परिवार क्या करता है, धन ही तो अर्जन करता है, अपने पेट पालने के लिए धन एकत्रित करता है कि नहीं करता। और दूसरा इनका क्या था, प्राकृतिक राज्य। प्राकृतिक का क्या है, देखो प्राकृतिक इसके बारे में उन्होंने कहा है कि आप प्रकृति के विपरीत नहीं है। जो धन है वो प्रकृति के विपरीत नहीं है। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है और वो प्रकृति के विपरीत नहीं है, वो प्रकृति में ही है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे कि बचेंगे, जीवित बचेंगे क्या, नहीं बचेंगे ना। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि हमें खेती करना चाहिए, पशुपालन करना चाहिए, तो इससे हमारा जीविकोपार्जन चल जाएगा, हमारी दिनचर्या चल जाएगी, ठीक है। और राज्य, दूसरा इन्होंने राज्य कहा, राज्य एक परिवार की तरह होता है। तो अरस्तु का पहला क्या था, अर्थव्यवस्था की परिभाषा, यानी एक पहली बात तो परिभाषा, और इस परिभाषा के 2 भाग थे। पहला तो क्या है, प्राकृतिक, और दूसरा क्या है, राज्य। राज्य की परिभाषा, राज्य भी एक परिवार ही तो है। जैसे हम एक व्यक्ति हैं, हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, वो सब एक परिवार है। ऐसे ही राज्य भी है। ऐसे एक परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार, ऐसे परिवारों से हमारा एक क्या बना, एक बन गया जिसको हम बोलते हैं, पहले होता था ऐसे, वो सब लोग एक जगह पे, जैसे हमारा परिवार है एक जगह बस गया, दूसरा परिवार है दूसरी जगह बस गया, तीसरा परिवार है तीसरी जगह बस गया। इस तरह से कई परिवार मिल गए और इन परिवारों से मिलकर के एक राज्य बन गया, ठीक है। और ये राज्यों का मुख्य विषय क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, धन अर्जन करना, क्योंकि बिना पेट भरे तो कोई जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए सबको धन की व्यवस्था करनी पड़ती है। आ जाओ। और इन्होंने राज्यों के विभिन्न स्वरूपों की भी बात किया। तीसरा विषय है विनिमय। अरस्तु ने अर्थशास्त्र एवं पूर्ति विज्ञान में भेद किया है। अर्थशास्त्र और पूर्ति विज्ञान। पूर्ति विज्ञान जानते हैं, पूर्ति विज्ञान का मतलब है बाजार। हम ना एक हम लोग हैं जो उपभोग करते हैं, यानी हम कौन से वर्ग में हैं, उपभोक्ता वर्ग में। और दूसरा क्या है, पूर्ति वर्ग, पूर्ति यानी बाजार, तो उसको उन्होंने पूर्ति विज्ञान लिखा। हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से हर चीज़ को परिभाषित किया है। तो पूर्ति विज्ञान कहा है इन्होंने। और जहाँ अर्थशास्त्र के अंतर्गत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए धन के उपयोग एवं विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, पूर्ति विज्ञान में धन प्राप्त करने अथवा विनिमय का अध्ययन किया जाता है, जो पारिवारिक व्यवस्था का ही एक अंग है। क्यों, क्या कर रहे हो? तुम्हारी क्लास खत्म हो गई? और मूल्य क्या है? मूल्य तो मेन है इकोनॉमिक्स का, है ना। मूल्य तो इकोनॉमिक्स का मेन ही है कि नहीं, बिना मूल्य के तो मांग भी नहीं होती, और मांग नहीं होगी तो
इकोनॉमिक्स ही नहीं है। मुद्रा और ब्याज। मुद्रा अर्थशास्त्र में सबसे मेन भूमिका निभाता है ना। मुद्रा एक मापक है अर्थशास्त्र में, एक मापक की तरह है। जैसे दूरी को मापने के लिए मीटर और वज़न को मापने के लिए किलो, है ना। ऐसे ही जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो अर्थशास्त्र है, उसमें आप उपयोगिता मानते हैं। उपयोगिता को मापने का मुख्य जो मापदंड है वो मुद्रा है। मुद्रा के से ही हम माप करते हैं कि कोई वस्तु हमें कितनी महंगी लग रही है, कितनी सस्ती लग रही है, इसमें हमें कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये सब हम माप करते हैं मुद्रा से ही। तो मुख्य जो इसमें भूमिका है वो मुद्रा की है। मुद्रा और ब्याज भी एक मुद्रा के ही रूप में मिलती है। तो ब्याज की अगर बात की जाए तो ब्याज लेना देना ये सब किसका रीज़न है? ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। अब इस पर हम बहुत विस्तार में नहीं जा रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे अरस्तु के विचार पढ़ना है। तो अरस्तु के विचार को हमें आगे बढ़ाना है। बाकी देखो परिभाषाएं हमें सब पता है ना। ब्याज की परिभाषा पता है, नहीं पता है बाद में पता कर लेंगे, लेकिन अभी इसको आगे बढ़ाना है। तो संपत्ति को भी इन्होंने, संपत्ति भी अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। संपत्ति कर भी होता है। संपत्ति मतलब एसेट्स, जो हमारे संपत्तियां हैं उस पर जो टैक्स लगते हैं, ये धन का ही एक भाग है। संपत्ति भी धन का ही एक भाग है, तो वो भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। अब अरस्तु के विचारों का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। अब अरस्तु के विचारों का